नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। लगभग 25 साल का एक लड़का इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के टेरेसा पर खड़ा था, रेलिंग को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी सोच में डूबा हुआ। समंदर सी नीली आंखों और उनमें भरा खालीपन। तभी पीछे से एक आवाज़ आई। उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा, जैसे वो जानता हो कि वो आवाज़ किसकी है और क्यों है। तभी एक सूट बूट पहने आदमी उसके पास आया और उस लड़के की तरफ एक गिलास बढ़ाता हुआ बोला, अरमान मालिक, बहुत खुशी हुई तुम मेरे कहने पर चले आए। वो लड़का जिसका नाम अरमान था, वो गिलास हाथों में पकड़कर हवा में गिलास घुमाते हुए बोला, राज सिंह, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी नहीं। जो काम है वो बोलो, फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। राज सिंह गिलास की शराब गले से उतारते हुए, यही बात तो तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है। अरमान, सीधे पॉइंट पर आते हैं। अरमान गिलास होठों से लगाते हुए, तारीफ सुनने का शौक नहीं है मुझे, काम बोलो। राज सिंह ने टेबल की तरफ इशारा किया और वो दोनों वहां आ गए। अरमान उस टेबल पर रखे नए पर नजर घुमाते हुए किसी बिल्डिंग का नक्शा था। राज सिंह उस मैप पर हाथ फेरते हुए, ये मेरा सपना है जो मेरे अंकल के ने कहा था। वो बिल्डिंग मुझे बेच दो, मैं एक बार और क्लब बनवाना चाहता हूँ। उन्हें मोटी रकम दे सकता हूँ, बाकी लोगों से ज़्यादा, लेकिन वो नहीं माने। ये कहते हुए राज ने अपना हाथ टेबल पर जोर से मारा। उसकी आंखों में अपने अंकल के लिए गुस्सा साफ देखा जा सकता था। अंकल नहीं माने, उन्होंने अपनी बिल्डिंग किसी दूसरे आदमी को बेच दी और बेजहां से बताई कि वो आदमी वहां अनाथ आश्रम खोलेगा। परसों उस जगह की रजिस्ट्री। आज अरमान की तरफ देखकर बोलना शुरू किया, मुझे उस बिल्डिंग के पेपर्स चाहिए। तुम्हें उस आदमी से जो बिल्डिंग मुझे दिलानी होगी, फार्म दाम दंड भेद जो भी करो, बस वो बिल्डिंग मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर। अरमान चुपचाप सब सुनता रहा। अब अरमान ने बोलना शुरू किया, काम हो जाएगा। राज ने मुस्कुराकर कहा, जनता था, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। बोलकर एक लिफाफा अरमान की तरफ बढ़ा दिया। इस लिफाफे में उस आदमी की सारी जानकारी है। ये डील करोड़ रुपए की है। यकीन करो, अगर ये डील नहीं हो पाई तो तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। अरमान लिफाफा उठाते हुए, परसों शाम तक पेपर्स तुम्हारे टेबल पर होंगे। ये कहते हुए अरमान बिल्डिंग से नीचे आया, पार्किंग से अपनी ब्लैक मर्सिडीज निकाली और हाईवे पे घुमा दी। जहां अरमान अपने आने वाले कल से अनजान था, वहीं कोई और जो अपने कल से अनजान अपनी जिंदगी जी रहा था, ये कह लो उससे भी इंतजार था। एक लड़की सुबह से ही किचन में लगी हुई थी, सारे कामों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश में। तभी एक लड़का किचन में आकर बोला, मेरा टिफिन कहाँ है दी। 12 साल का अमित शर्मा ने, लड़का इस लड़की का भाई है जो जान भी। लड़की से मुस्कुराकर टिफिन उसके हाथ में दिया और अमित ने हमेशा की तरह स्कूल जाने से पहले लड़की के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। अमित मुस्कुराता हुआ स्कूल के लिए चला गया। लड़की ने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और बालकनी में चली गई। सुबह का मौसम, ठंडी हवाएं अनाया चेहरे को छूती हुई निकल रही थी। अनाया शर्मा 21 साल की खूबसूरत लड़की, 5 फीट 4 इंच हाइट, गोरा रंग, सुनहरे लंबे बाल, चेहरा मानो फुर्सत में बनाया हो भगवान ने। खूबसूरती में अप्सरा को भी मात दे, लेकिन आंखों में कुछ था, उसकी अधूरापन, उदासी या इससे भी कुछ मिलता जुलता। अनाया ने अपनी कॉफ़ी खत्म की थी कि डोर बेल बज गई। अनाया ने गेट खोला तो नीति सामने खड़ी थी, उसकी मेड। अनाया ने बोलना शुरू किया, कहाँ थी भाभी, आप इतनी देर लगा दी। आपने देखो पूरा घर फैला पड़ा है, आप सफाई करो, मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आती हूँ। और हाँ, आपका नाश्ता किचन में रखा है, पहले उसे खा लेना। नीति ने आते ही नाश्ता किया और अपने काम में लग गई।
9 बजे अनाया अपने कमरे में से भागती हुई आई और नीति से बोली, भाभी आपने नाश्ता किया? नीति ने बोला, दी जी, और आपका टिफिन पैक कर दिया है। अनाया ने नीति को थैंक बोला और नीति के साथ घर से बाहर निकल गई। अनाया ने अपनी एक्टिवा स्टार्ट करी और अपने ऑफिस निकल गई। अनाया अपने ऑफिस पहुंची और एक्टिवा पार्किंग में लगाई हुई लिफ्ट की तरफ बढ़ी। तभी उसे उसकी दोस्त अपूर्वा मिल गई। दोनों बातें करते हुए अपने अपने कैबिन की तरफ बढ़े। अनाया अपने कैबिन में आकर ही बैठी थी कि तभी प्यून आया और कॉफ़ी देते हुए गुड मॉर्निंग विश किया। हमेशा की तरह अनाया ने भी उसे मॉर्निंग विश किया। क्या हाल है, चाल पूछे। पीयूष ने उसे बताया कि बॉस ने उसको उसके कैबिन में बुलाया है। ये सुनते ही अनाया को खांसी आ गई और मन में बड़बड़ाने लगी, पता नहीं अब कौन सा नया बम फोड़ेगा ये पेटू मेरे सर पे। 10 मिनट तो उसने सोचते हुए गुजार दिए कि लास्ट इवेंट में उसने कौन सी गलती करी थी जो उसे सस्पेंसल ट्रीटमेंट के लिए कैबिन में बुलाया गया है। उसने खुद हिम्मत दी और जो होगा देखा जाएगा महादेव बोलकर उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ी। उसने डोर ने किया और कहा, मैं आई कम इन सर? कम इन अनाया शर्मा, बॉस ने कहा। अनाया कैबिन में आई और पूरे कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। पूरे कैबिन में धूप और अगरबत्ती की महक के साथ में ढेर सारा धुआं। बड़ी बड़ी तस्वीरें बॉस की मुंबई में बड़े और बिजनेसमैन लोगों के साथ। दूसरी तरफ बहुत सारी ट्रॉफी रखी थी। एक तरफ बॉस खड़े होकर लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे थे। उन्हें लक्ष्मी जी से बहुत प्रेम था, अर्थात धन से। अनाया पूरे 5 मिनट यूं ही खड़ी रही बॉस की पूजा खत्म होने के इंतजार में। तभी घंटी बजी बॉस के मंदिर की। अनाया ने सोचा, बेटा अनाया तैयार हो जाइए, पेटू अब तेरी घंटी बजाएगा। बॉस सामने आया और अनाया ने इशारे से सामने खड़ी चेयर पर बैठने को कहा। 55 साल का मोतीराम चौरसिया इवेंट कंपनी का मालिक खुद भी अपनी चेयर पर बैठ जाता है और बोलना शुरू करता है। मिस शर्मा, आपको इस कंपनी में काम करते हुए कितना दिन हो गया है? अनाया ने बोलना शुरू किया। 3 साल 7 महीने, मोतीराम ने मुस्कुराकर कहा। गुड, तुम्हें याद है तुम आई हो मुंबई शहर में और अपने हमसे नौकरी मांगी थी? अनाया ने हाँ में सिर हिलाया और मोतीराम ने बोलना जारी रखा। तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमें निराश नहीं करोगी अनाया सर, मुझे सब याद है। आपका एहसान है मुझ पे और मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको कभी कोई शिकायत का मौका ना दूँ। मोतीराम, हमें पता है बेटा, तुम बहुत मेहनती हो। बॉस ने पहली बार अनाया को बेटा बोला था। अनाया अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बॉस को देख कर सोच रही थी, ये क्या है? आई मीन मेरे कोई चमत्कार हुआ है? अगरबत्ती का इस धुआं पेटू के दिमाग में चला गया। नो नहीं नोवर, ऐसा हो तो हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ सोचते हुए अनाया अपने सपनों की दुनिया में खो गई। उसने थोड़ी तेज आवाज में उससे पूछा, बेटा तुम ठीक हो? क्या सोच रही हो? अनाया एक झटके के साथ अपनी सोच से बाहर आई और बोली, कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। बॉस ने बोलना शुरू किया। अनाया, मैंने कुछ सोचा है तुम्हारे बारे में, और एक पेपर अनाया के सामने रख दिया। मोतीराम ने इशारे से पेपर को पढ़ने को बोला। अनाया के मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। उसने मन में महादेव का नाम लिया और वो पेपर उठाया, पढ़ना शुरू किया। पेपर पढ़ने से लेकर उसकी लास्ट लाइन तक अनाया की आंखें बड़ी हो गईं और उसने बॉस की तरफ देखा। मोतीराम ने उसे मुस्कुराकर कहा, यस बेटा, यू डिजर्व दिस। वो पेपर अनाया के प्रमोशन का था। चौरसिया इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी की इवेंट मैनेजर बन गई है। उसने खुशी से मोतीराम के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। मोतीराम ने भी उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा,
जितनी मेहनत तुम अब तक करती आई हो उससे ज़्यादा यहाँ करनी पड़ेगी। बड़ी पोस्ट के साथ बड़ी बड़ी जिम्मेदारी भी आएगी। खूब मेहनत करना और मेरे उस यकीन को टूटने मत देना जो तुमने मुझ पे 3 साल 7 महीने पहले किया था। अनाया ने हाँ में सर हिलाया और मोतीराम को थैंक बोला और यकीन दिलाया वो अब बहुत मेहनत करेगी। मोतीराम ने प्यून को बुलाया और बोला, मिस अनाया शर्मा अब मैनेजर की पोस्ट पर हैं। मोतीराम अनाया की तरफ मुड़ा और बोला, मिस शर्मा मुबारक हो अपनी नई पोस्ट के लिए। आज आपका लास्ट डे है इस कंपनी में। बतौर एम्प्लॉय को सेलिब्रेट कीजिए इस डे को। कल पता नहीं आपको फुर्सत मिले ना मिले। अनाया ने दोबारा मोतीराम को धन्यवाद बोला और उसके कैबिन से बाहर आ गई। कंपनी के सब लोगों को पता चल गया था कि अनाया के प्रमोशन के बारे में। अब सब उसे घेर कर खड़े थे और उसे मुबारकबाद दे रहे थे। तभी अपूर्वा बोली, यार अब तो पार्टी दे दे, मैनेजर बन गई है तू हमारी। अनाया ने मुस्कुरा कर कहा, जब मर्जी पार्टी ले लो। तभी उसमें एक लड़का अंकित बोला, यार हमारी वाली पार्टी तो तुम करती नहीं हो तो अब तुम्हारी वाली पार्टी में काम चलना पड़ेगा। अनाया ने कहना शुरू किया, यस गाइस यू आर राइट, मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल नहीं हो सकती तो तुम सब मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ। आज सबका लंच मेरी तरफ से, जिसको जो खाना पीना है खाओ, ये मेरी तरफ से एंजॉय गाइस। लंच टाइम हो चुका था तो सब कैंटीन की तरफ बढ़े और लंच एंजॉय कर रहे थे। सब उसे बार बार मुबारकबाद दे रहे थे। अनाया भी उसके साथ बैठकर लंच एंजॉय कर रही थी और बहुत खुश थी। डरी हुई भी थी कि अंदर ही अंदर जिम्मेदारी का डर। अनाया मन ही मन परेशान हो रही थी। उसने जल्दी अपना लंच ख़त्म किया और वापस अपनी कैबिन में आ गई, जहाँ से उसे शिफ्ट होकर मैनेजर के कैबिन में जाना था। वो थोड़ी देर अपनी चेयर पर बैठी और अपनी बीती यादें ताज़ा करती रही। किस तरह से वो 9 साल के भाई को लेकर मुंबई आई, कितनी परेशानी का सामना किया था उसने। इस नौकरी मिलने में भी बहुत परेशानी आई और आज उसके पास वो सब कुछ है जो उसने सोचा भी नहीं था। अभी और भी बहुत कुछ करना है उसे अपने भाई के लिए। उसे एक अच्छा काबिल इंसान बनाना है, बहुत पढ़ाना है। उसे एक अनाथ आश्रम खोलना है जहाँ उसके जैसे बच्चे अपना भविष्य संभाल सकें और उन्हें ज़िंदगी में वो सब देखना ना पड़े जो उसने देखा था। तभी प्यून की आवाज़ के साथ उसकी आँख खुली। वो चेयर पर बैठे बैठे कब अपनी अतीत की यादों में बीती गुम हो गई, उसे पता ही नहीं चला। प्यून ने बोलना शुरू किया, दीदी आपका सारा सामान वाले कैबिन में शिफ्ट कर दिया है, आप चेक कर लीजिए, कुछ रह तो नहीं गया है। अनाया बोली, कुछ नहीं रह गया है, सब हो गया है, धन्यवाद। आप खाना खा लीजिए, कैंटीन में जो आपको मन हो बिल मेरे नाम का बनवा देना। जी दीदी बोलता हुआ प्यून चला गया। क्या अरमान को अनाया शर्मा से मोहब्बत हो गई है? अब प्यून के जाने के बाद अनाया ने अपनी राइट हैंड पर बंधी हुई घड़ी की तरफ नज़र डाली जो 5 बजने का इशारा कर रही थी। उसने जल्दी अपना सामान समेटा और ऑफिस से निकल गई। वो आज की खुशी कुछ लोगों के साथ बांटना चाहती थी। उसने अपनी एक्टिवा पार्किंग से निकाली और चल दी। आधे घंटे के सफ़र के बाद अनाया एक चाय की दुकान पर रुकी। उसने अपनी एक्टिवा वहीं साइड में पार्क कर दी और वहां खड़े कुछ बच्चों की तरफ उसके कदम बढ़े। सब बच्चे उसे देखकर खुशी से उसका नाम पुकारने लगे, अनाया दीदी आ गई हैं, अनाया दीदी आ गई हैं। अनाया ने आगे बढ़कर सब बच्चों को गले लगाया। सब बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे, इसमें शक नहीं था। अनाया ने बोलना शुरू किया, बच्चों आज आपकी दी का प्रमोशन हुआ है तो आज तो पार्टी बनती है। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। अनाया ने चाय की दुकान के साथ बने हुए ढाबे में लेकर वहां पड़ी खाटियों पर सबको बैठाया।
और कहा अंदर चली गई। उसने ढाबे के मालिक को बोला, वीर जी ये बच्चे जो भी खाना चाहते हैं खिला दीजिए। बलविंद्र को ढाबे का मालिक था। उसने अनाया को बोला, जी बेबी बिल्कुल। बलविंद्र ने अपने वेटर को आवाज़ लगाई और सब समझा दिया। वेटर बच्चों के पास जाकर ऑर्डर लिया। अनाया अब बच्चों के पास आकर बैठ गई और उनसे बात करने लगी और उनके बारे में जानने लगी। जहाँ से थी उसमें कुछ बच्चे नए थे जिसमें अनाया नहीं मिली थी। जो सारे बच्चे मुंबई जैसे शहर में सिग्नल पर भीख मांगते थे। कई तो फूल पेन खिलौने बेचकर अपना पेट भरते थे। अनाथ जो थे सब अकेलापन क्या होता है ये सब अनाया अच्छी तरीके से जानती थी। उन बच्चों में उसे अपनापन दिखता था तो उन सब की बातें बहुत ध्यान से सुनती रही और अपने फ़ोन में सबके बारे में नोट करती रही। जैसे बच्चों के नाम, उम्र, कौन सा किस जगह से क्या काम करता है, सब इन सब बातों के बीच में खाना आ गया। सारे बच्चे अनाया से बात करते हुए खाना खाने लगे। खाते वक्त अनाया ने उन बच्चों को देख रही थी एक खुशी। सबके चेहरे पर खुशी देखकर अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और दिल में सुकून। वहीं दूसरी तरफ अरमान थोड़ा बेचैन सा था। पता नहीं क्यों वो घर से बाहर निकल आया और गाड़ी निकाल कर हाईवे पर ले आया। गाड़ी साइड में लगाकर बाहर आकर खड़ा हो गया। शाम का मौसम सुहाना तो था ही। उसने एक सिगरेट सुलगा ली और आती जाती हवा को अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। उसने अपनी नीली आंखें बंद करीं और कुछ सोचने लगा। 2 मिनट बाद अरमान का फ़ोन बजा। बिना देखे फ़ोन उठाया जैसे उसे पता था कि फ़ोन किसका है। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, भाई सॉरी, डिटेल निकाल ली। उस बिल्डिंग की बहुत पहुंची हुई चीज़ है। वो बफ नाम का बिल्डर है। इस कारोबार के बहाने और भी कई काले धंधे हैं उसके नाम, रणधीर चौधरी। बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। फ़ोन काट दिया। अरमान ने अपनी सिगरेट गिराई और पैर से कुचल कर बुझा दिया और बोला, रणधीर चौधरी। वो भी अपनी गाड़ी में बैठा और चल दिया। वहीं अनाया ने बच्चों के साथ खाना ख़त्म किया और बिल पे करने के काउंटर पर आ खड़ी हुई। बलविंद्र ने बिल बताया और उसका कार्ड ज्वाइंट करते हुए बोला, बेबे तुहन एक दस। अनाया ने हामी फिर हिलाया। बलविंद्र तुस्सी बड़े चंगे कुड़ी जो इन बच्चों की खुशी में खुशी, वरना आज के बच्चे कहाँ ये सब करते हैं। अगर करते भी हैं तो सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए। आप जैसे बच्चों की वजह से लगता है इंसानियत अभी भी जिंदा है। भाई गुरुजी तुहन सारी खुशियाँ देवे। बोलते हुए बलविंद्र ने अनाया के सामने हाथ जोड़ लिए। बदले में अनाया ने भी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ लिए और ढाबे से बाहर आ गई। बच्चों के साथ वो चाय की दुकान पर आ गई और चाय वाले काका को आवाज़ लगाई, काका हम सब के लिए चाय दीजिए। काका, जी बिटिया। अनाया बच्चों को लेकर पास पड़े खाली मैदान में जाकर फुटबॉल खेलने लगी। वहीं अरमान ने थोड़ी दूर चलने के बाद अपनी गाड़ी एक चाय की दुकान के पास रोक ली। गाड़ी से उतरकर अरमान ने चाय वाले काका को एक चाय के लिए बोला और साथ में पड़े हुए खाली बेंच पर बैठ गया और एक गहरी सोच में डूब गया। तभी उसका ध्यान सामने वाले मैदान में से हो रहे शोर से टूटा। उसने देखा 12 से 15 बच्चों के साथ एक लड़की फुटबॉल खेल रही है। अब अरमान का पूरा ध्यान उस लड़की को देखने में लग गया था। लाइट ब्लू रंग की थोड़ी रफ सी जीन्स, ब्लड रेड रंग का कुर्ता, कमर से नीचे तक आते उसके सुनहरे बाल, गोरा रंग पतली से लड़की उसके लटे चेहरे पर आ रही थी जिन्हें वो देखते हुए बीच बीच में हटाने
कर रही थी। इन सब के बीच में जो उससे सबसे ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी वो उसकी हंसी। वो बच्चों के साथ खेलने में इतनी व्यस्त थी कि उसने उन बच्चों के बीच में बड़े होने का एहसास ही खो दिया। अरमान की नज़र अभी उससे बिना छपकाए अपनी नीली आँखों से उतरते ही देख रहा था। उसने नोटिस किया था कि उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था और ना जाने कब से उसे देखता रहता। तभी काका ने आकर उसे चाय का गिलास दिया। काका ने मैदान की तरफ देखते हुए आवाज़ लगाई, अनाया बिटिया, चाय बन गई है, जल्दी आ जाओ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। अनाया जल्दी से सारे बच्चों को लेकर दुकान पर आ गई और सारे बच्चों को चाय पकड़ाई, लेकिन उसकी नज़र अब तक अरमान की ओर नहीं, जो कि पिछले 15 मिनट से सबसे अलग चीज़ जो उसकी मुस्कान को और खूबसूरत बना रही थी। उसके गुलाबी होठों के नीचे एक तिल अरमान ने देखते ही मुस्करा बैठा। वहीं अनाया इस चाय पीने से पहले अपने बालों को बांधा और चाय पीने लगी। बच्चों से बात करती, वो उसकी सारी बात पर हंसती और उन्हें अपनी बातों पर हंसाती। इस बीच अनाया की नज़र अरमान पर रुकी जो उसे ही देख रहा था। अनाया की नज़र अरमान की नज़रों से मिली कुछ सेकंड के लिए, फिर अरमान ने अपनी नज़रें नीचे कर लीं और चाय पीने लगा। ये देखकर अनाया ने भी अपनी चाय ख़त्म की और काका को चाय के पैसे दिए। फिर सब बच्चों को बारी बारी से गले लगाया और अपना ध्यान रखने के लिए बोला और फिर अपनी एक्टिवा स्टार्ट करके वहाँ से निकल गई। अरमान ये सब देख रहा था, नहीं जानता था क्यों इस लड़की को देखकर उसका दिल इतनी तेज़ रफ्तार से धड़का, लेकिन ये तय था कि आने समय कुछ तो साथ लेकर आने वाला था इन दोनों के लिए। अरमान ने चाय के पैसे काका को दिए और वहाँ से निकल गया अपने घर की तरफ। उस आदमी ने मिलने जो रणधीर चौधरी की डिटेल देने वाला था, उसने अपनी गाड़ी घर की तरफ तेज़ी से मुड़ा दी। अगले कुछ ही मिनटों में वो अपने बंगले की पार्किंग में था। तभी उसका फ़ोन बजा, भाई इंतज़ार कर रहा हूँ आपका घर में। अरमान 2 मिनट। अरमान अपने आलीशान बंगले में एंट्री लेता है। बड़ा सा बंगला जिसे एक आलीशान महल कहना बुरा ना होगा। मैन गेट खुलते ही एक खूबसूरत ड्राइंग रूम, महंगे कालीन से ऊपर टंगे झूमर तक 4 चांद लगा रहे थे। अंदर आते ही अरमान की नज़र 6 लोगों पर पड़ी जो उन खूबसूरत सोफों पर विराजमान थे, जो उसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अरमान के एक इशारे पर सब उसके पीछे पीछे चल दिए। फर्स्ट फ्लोर पर उसने सबको इशारे से बैठने को कहा और खुद खड़ा रहा। अरमान ने एक सिगरेट सुलगाई। वहाँ बैठे सब आदमियों ने बोलना शुरू किया, अरमान क्यों रणधीर चौधरी की पोस्ट लाइफ जानता है, खासकर उसके बीवी और बच्चों के बारे में। उस जमीन का चक्कर है, क्या कनेक्शन के है अरमान और रणधीर से? जो लड़की कौन सी है जिसने अरमान को गले लगाया है? क्यों अरमान बार बार अनाया से हुई इस 20 मिनट की मुलाकात को याद कर रहा है? तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी कहानी हमें कमेंट में बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।